गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में हम आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं, यानी कला और संस्कृति। ठीक है, जो कि इतिहास का पार्ट है। और टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होगा भारतीय संगीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 21 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। यूपीपीसीएस की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में 3 कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? हिंदुस्तानी संगीत के मानक स्वरों की संख्या 8 है और यह आधुनिक राग बिलावल का मेल आरोह है और सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के मानक स्वरों की संख्या 8 थोड़ी है, 7 है ना। सारे गामा पाधानी, और यह आधुनिक राग बिलावल का मेल आरोह है, ये सही है। और सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। तो तीसरा भी करेक्ट है, तो 2 और 3 करेक्ट हो गया। जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हिंदुस्तानी संगीत में मानक स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी? 7। कौन कौन से? सारे गामा पाधानी। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। हिंदुस्तानी संगीत के 7 शुद्ध स्वर हैं और यह आधुनिक राग बिलावल का मेल आरोह है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। तीसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत में 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 5 रूप भेद हैं, जिनमें कुल सभी 12 स्वर मिलकर सप्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी सा, रे, गागा, मामा, पा, धा धा और नीनी। ठीक है, नीनी 2 बार है, धा 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 2 बार है, मामा 2 बार है, गागा 2 बार और रे 2 बार। ठीक है, टोटल हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा इसमें? ध्रुपद प्रबंधन संरचना का विस्तार है और तानसेन जो है वो ध्रुपद के ज्ञात सर्वोत्तम गायकों में से एक थे। ध्रुपद को उत्तर भारत के मंदिरों के संगीत कार्यक्रम में सुना जा सकता है और ध्रुपद का जो विकास है वो ख्याल के बाद हुआ। देखिए, ध्रुपद का जो विकास है वो ख्याल के बाद नहीं बल्कि ख्याल से पहले हुआ। तो डी वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा और वही अपना आंसर होगा। तो ध्रुपद का जो विकास है वो ख्याल से पहले हुआ, तो डी करेक्ट हो गया अपना आंसर, मतलब वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ध्रुपद से निबद्ध संगीत के औपचारिक पहलू की जानकारी मिलती है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ध्रुपद प्रबंध संरचना का विस्तार है। ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद को व्यापक रूप से प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वृंदावन के स्वामी हरिदास, जो उत्तरी भारत में भक्ति संप्रदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभूति में से एक थे, एक प्रसिद्ध ध्रुपदिया थे ये स्वामी हरिदास। और परंपरा के अनुसार स्वामी हरिदास को तानसेन का गुरु माना जाता है और तानसेन जो है सभी ज्ञात ध्रुपद गायकों में जो है सर्वोत्तम थे। ध्रुपद जो है अब जनसाधारण में लोकप्रिय नहीं है, फिर भी ध्रुपद का आज भी सम्मान किया जाता है और इसे आप उत्तर भारत के मंदिरों में होने वाले संगीत समारोह में सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संगीत में ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ख्याल का गायन शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के तहत किया जाता है और सुल्तान मोहम्मद सरकी को ख्याल को प्रोत्साहित करने का श्रेय है और ध्रुपद की वाणियों की तुलना में ख्याल में घराने होते हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो ख्याल का जो गायन है वो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत किया जाता है। ख्याल को शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में गौरव का स्थान प्राप्त है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के सुल्तान मोहम्मद सरकी को ख्याल को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 18वीं शताब्दी के नियामत खान सदारंग और अदारंग के हाथों जो है इसकी परिपक्वता मिली। किसकी? ख्याल की। ठीक है, प्रोत्साहित किसने किया? मोहम्मद सरकी ने। और ध्रुपद में 4 शैलियों या बाणियों में गाया जाता है। ध्रुपद को 4 शैलियों या बाणियों में गाया जाता है। इसी तरह ध्रुपद की वाणियों की तुलना में जो है ख्याल में घराने होते हैं। ये विभिन्न व्यक्तियों या राजाओं अथवा कुलीन पुरुषों जैसे संरक्षकों द्वारा स्थापित या विकसित गायन शैलियाँ हैं। तो तीसरा वाला करेक्ट है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है, यहाँ पर डी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ग्वालियर घराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्वालियर घराना ध्रुपद घराना का एक प्रकार है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस घराने की विशेषता खुला स्वर, स्पष्ट उच्चारण, राग
स्वर और ताल की ओर व्यापक ध्यान है, और इसके प्रवर्तक थे नत्थन पीरबक्स, ग्वालियर घराने के। ग्वालियर घराना ध्रुपद गायन नहीं बल्कि ख्याल का एक प्रकार है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ख्याल घराना ग्वालियर घराना ख्याल का एक प्रकार है, ना कि ध्रुपद का। बाकी ग्वालियर घराने की विशेषता है क्या है, खुला स्वर और शब्दों के स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ राग, स्वर और ताल की ओर व्यापक ध्यान। और ख्याल के ग्वालियर घराना शैली के प्रवर्तक कौन थे, नत्थन पीरबक्स और कृष्णराव शंकर पंडित और राजा भैया पूंछ वाले आदि इस घराने के प्रमुख गायक हैं। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल घराना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घराना ख्याल से संबंधित नहीं है? आगरा घराना, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना और रामपुर सहवासन घराना। रामपुर सहवासन घराना ख्याल से संबंधित है, जयपुर अतरौली घराना भी ख्याल से संबंधित है, आगरा घराना भी ख्याल से संबंधित है, लेकिन बनारस घराना ख्याल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई बिल्डिंग में ड्रिल व्रिल कर रहा है, ठीक है, इसलिए नॉइज आ सकती है, इग्नोर करिएगा उसको। देखिए बनारस घराने का संबंध है ठुमरी से, ठीक है, और आगरा घराना ख्याल घराने से संबंधित है। खुला स्वर और स्पष्ट उच्चारण इस घराने की विशेषता है। इस घराने की स्थापना जो है वो खुदा बख्श ने की थी। और जयपुर अतरौली घराना में ख्याल को मध्यम लय से गाया जाता है और इसे अल्लादिया खां द्वारा स्थापित किया गया था। तो जयपुर अतरौली भी ख्याल से हो गया, आगरा घराना भी ख्याल से हो गया, बनारस घराना जो है वो ठुमरी से है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। रामपुर सहवासन घराना ये भी जो है ख्याल से है। नंबर 6 पर आ जाइए। अब ठुमरी के संदर्भ में स्टेटमेंट है, तो ठुमरी पंजाब शैली और बनारस शैली ठुमरी गायन से संबंधित है, और रसूलन देवी सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी गायन से है। कौन सा सही है इसमें? सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन देवी, इन दोनों का संबंध ठुमरी गायन से सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। पंजाब शैली बनारस शैली ठुमरी गायन से संबंधित है, पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो ठुमरी संगीत की बात करें तो यह समारोह में सुनी जाने वाली लोकप्रिय गायन शैली है, और ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में अति गीतात्मक है, और इसे अर्ध या सुगम शास्त्रीय गायन का नाम जो है वो दिया जाता है। यह एक प्रेम गीत है। पूरब या बनारस शैली तथा पंजाब शैली ठुमरी गायन की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, पंडित चन्नूलाल मिश्रा ठुमरी गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं, और गिरिजा देवी को ठुमरी सामग्री और पंडित महादेव मिश्रा को ठुमरी सम्राट कहा गया है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को, तानसेन को, बंदे अली खां, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, ए है इसका आंसर। देखिए वर्ष 1884 में कर्नाटक संगीत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष पुरंदर दास का आगमन कर्नाटक संगीत में हुआ, उन्हें ही कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है क्या? लोक संगीत, और सूची 2 में है प्रदेश या उससे संबंधित क्षेत्र। रसिया, पखीडा, पंडवानी, मंडोक। ये कूट है। रसिया तो उत्तर प्रदेश का है, तो ए का हो गया 4, जहाँ जहाँ नहीं एलिमिनेट कर दीजिए। और पखीडा राजस्थान का है, और बी का हो गया 1। और पंडवानी है छत्तीसगढ़ का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, और मंडोक है गोवा का। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, यानी सी। तो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र जो कृष्ण की मनोहरी लीलाओं की प्रसिद्ध भूमि है, इसमें जो है रसिया गायन की समृद्ध परंपरा रही है, तो उत्तर प्रदेश का हो गया। पखीडा की बात करें, पखीडा गीत राजस्थान में खेतों में काम करते काश्तकारों के द्वारा गाया जाता है, और काश्तकार अलगोजा और मंजीरा बजाकर गाते हैं। पंडवानी की बात करें तो महाभारत से 1 या 2 घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित की जाती है, और यह छत्तीसगढ़ की लोक संगीत है। अंत में मंडोक, तो मंडोक जो है वो गोवा संगीत की परिशुद्ध रचना और एक धीमी लय है। यह पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में सामाजिक अन्याय और राजनीतिक विरोध से संबंधित एक छंदबद्ध रचना है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कजरी, होरी, सोहर, छकरी। कजरी तो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का, होरी भी है, सोहर भी है, छकरी नहीं है। छकरी है जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए, छकरी कश्मीर से संबंधित सर्वाधिक लोकप्रिय समूह गीत है और यह नूत, नूत यानी मिट्टी का बर्तन, रबाब, सारंगी और तुम्बाकनरी, तुम्बाकनरी यानी मिट्टी का ऊंची गर्दन वाला बर्तन के साथ गाया जाता है। तो कजरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश व निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। होरी का संबंध होली से है और इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से हो गया। सोहर की बात करें तो पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। यह उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में सोहर गाकर जीविकोपार्जन करते हैं और यह दो संस्कृतियों को मिलाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लोक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। साई कुटी जई मिजोरम लिखा है, उसके सामने लाई हरोबा के सामने मणिपुर, बिहू के सामने असम। बिहू तो सभी को पता होगा, असम का है ये। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दो, जहाँ जहाँ 3 नहीं है उसको हटा दो, यानी बी डी सी में से आंसर होगा। लाई हरोबा मणिपुर, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा हो गया, पहला भी तो सही है। साई कुटी जई मिजोरम, तो तीनों की तीनों करेक्ट हो गए, डी। देखिए, साई कुटी जई मिजोरम की एक कवित्री द्वारा रचित गीत है जिसे योद्धाओं, बहादुर शिकारियों और महान योद्धा की प्रशंसा में गाया जाता है। तो पहला सत्य है, मतलब सही सुमेलित है। दूसरा भी सही सुमेलित है। लाई हरोबा मणिपुर का नृत्य है और इसे जो है उमंग लाई के लिए गाया जाता है। उमंग लाई जो कि एक वन देवता है। बिहू की बात करें तो असम में नव वर्ष का प्रतीक है और बिहू गायन का समय एक ऐसा अवसर है जब विवाह योग्य पुरुष और महिलाएं अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपने साथी का चुनाव भी करते हैं। तो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यह है लोकगीत, यह है प्रदेश। टप्पा, दसकठिया, घसियारी, तीज कौन कहाँ का है? यह है लोकगीत, यह है प्रदेश। जो तीज है वो है राजस्थान का, जो घसियारी है वो है हिमाचल प्रदेश का, जो टप्पा है पंजाब का, दसकठिया है उड़ीसा का। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया, ए का हो गया 1, बी का 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो टप्पा हो गया पंजाब से, दसकठिया उड़ीसा से, घसियारी गीत हिमाचल प्रदेश का और तीज हो गया राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका गठन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। कौन सा सही है? संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। तो पहला वाला सही है। और संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला भी सही है। अकादमी के क्रियाकलापों में विस्तार तब किया गया जब संगीत नाटक अकादमी को सरकार द्वारा एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन यानी इसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। एक बार फिर से प्रश्न संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में ही है। संगीत नाटक अकादमी को कला प्रदर्शन के क्षेत्र में संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई थी जो कि दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, ये सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो संगीत नाटक अकादमी को कला प्रदर्शन के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की देखरेख के लिए स्थापित किया गया, पहला सही है। संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की थी और उल्लेखनीय है कि इसकी दो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं कहाँ कहाँ पर हैं? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी जो कि मणिपुर के इम्फाल में है, और कथक केंद्र जो कि है नई दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस।
और ये स्थापित हुए थे 1964 में। ठीक है, ये दोनों। नंबर 14 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? वेदों के मंत्रों के रागात्मक उच्चारण से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई, और ऋग्वेद के स्रोत को ऋचा कहा जाता है, और यजुर्वेद भी एक धार्मिक गुणगान है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये है इसका आंसर। देखिए, यह बात सामान्य रूप से मानी जाती है कि वेदों के रागात्मक उच्चारण से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, तो दूसरा वाला सही है। और दूसरा सही है, पहला वाला सही है? पहला वाला सही है। दूसरा तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि ऋग्वेदों के स्रोतों को ऋचाएं कहा गया है तथा यजुर्वेद भी धार्मिक स्रोतों से संबंधित है। और भारत के नाट्य शास्त्र को भारतीय संगीत में मील का पत्थर माना जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था? नाट्य शास्त्र कहाँ से आ गया? ये एक्स्ट्रा है भाई, या तो अगले उसका होगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र भरत मुनि, सूरदास, तानसेन, गोवर्धन दास। भरत मुनि बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। देखिए, नाट्य शास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है जो प्रमुख रूप से नाट्य कला से संबंधित है, लेकिन इसके कुछ अध्यायों से संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत सरगम, रागात्मकता, रूपों और वाद्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। तो ये 15 प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे जो बनते हैं भारतीय संगीत के टॉपिक से। आर्ट एंड कल्चर, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत इरिटेटिंग है ये बैकग्राउंड साउंड।